अखिलेश यादव के साथ भी रहे, उनके साथ दिक्कत क्या है? उनके जितने गठबंधन के साथी होते एक ना एक दिन छोड़ के उनको चले जाते हैं। अब वो उसके बारे में तो ज़्यादा तो वही बता सकते, नहीं, आप रहे हैं ना, आप तो साथी रहे उनके। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो हमेशा जो कृष्ण जैसे सलाहकार थे जब पांडवों के साथ, तब उन्होंने महाभारत जीता था। और जब शकुनी मामा जैसे सलाहकार थे तो आप देखे होंगे कि कौरवों की संख्या बहुत अधिक थी। तो हमेशा सलाहकार सफल व्यक्ति वो चुनाव जीता। राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में उसका काफी असर पड़ेगा? देखिए, राम मंदिर तो एक संकल्प था। संकल्प पत्र में जो थी वो था कि लोग कहते थे कि विपक्ष का एक नारा था कि भाजपा कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो विपक्ष की भी आवाज़ थी ना, उसको वो कि आए हुए हम राम मंदिर राम के पास आएंगे, हैं संकल्प लेके जाएंगे, हैं और राम मंदिर बनाएंगे, हैं और तारीख बताएंगे और उद्घाटन करके प्राण प्रतिष्ठा करके लोगों को वादा निभाएंगे। मुझे देख करके दिखा ये आरोप लगाना विरोधियों का कि परिवार में सबको जिता रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि परिवार के लोग उस लायक जीतने लायक थे। हम कई लोगों के यहाँ लेके गए, लड़ जाइए आप, लेकिन वो सपा छोड़ के आने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमें दूसरे को लड़ाना पड़ा। कैसे कहा जा सकता है? हमारे समाज को पता है कि किसके पास गए थे। हम तो कहे थे कि ये भी फार्म हम लेके आए हैं, लीजिए जाके लड़िए। नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। डेली लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बयार चल रही है और इस चुनाव की विशेषता ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर गठबंधन की स्थिति ना दिख रही हो। हर स्टेट में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो गठबंधन कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है, यहाँ पर भी गठबंधन है और बीजेपी के साथ जो गठबंधन करने वाली पार्टियां हैं वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रही हैं। या तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या अपने कैंडिडेट्स को वो चुनाव लड़ा रही हैं। मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, आज हम उनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और तमाम उन मुद्दों को लेकर जिन पर कभी कभी सियासी पारा गर्म हो जाता है और कभी कभी सियासी जो बतकही हैं वो भी निकल कर सामने आती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। आपके चैनल को, आपके टीम को और दर्शकों को। जी जी, क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की? देखिए, चुनाव पार्टी तो इसीलिए बनते हैं, चुनाव लड़ने के लिए, लड़के जीतने के लिए और किसी को हराने के लिए, जीतने के लिए और जिताने के लिए। और जो भी कोई क्षेत्रीय दल होते हैं या कोई दल होता है तो किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र और जनता के किसी विशेष जो शोषित, वंचित या उपेक्षित समुदाय हैं, ऐसे लोगों को संविधान के दायरे में रखे संवैधानिक हक दिलाने के लिए, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए। ऐसे में देश में बहुत ढेर सारे दल बने, हर राज्यों में बने। और पहले की जो सरकार थी, पहले मुगल आए, अंग्रेज आए, फिर लगे, तो जो देश का जो संवैधानिक ढांचा था, जो राजनीतिक ढांचा, एक लंबे समय तक बहुत लोग राजनीति समझ नहीं पाए। कहते हैं पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग जो थे वो उनके पाँव के पास रहते थे, और जो पॉलिटिकली ट्रेंड थे वो पावर और पैसे पर रहते थे। तो ऐसे 578 जातियाँ जो उजड़ी हुई थी, ये पॉलिटिकली बेचारे, ये भाई देश को आज़ाद कराया, संविधान बना कि इनको राजनीति का हिस्सेदार बनाया जाएगा, लेकिन ये सब राजनीति के शिकार हो गए। तो जो जातियां 500 देश आज़ाद भारत में 516 दिन गुलाम रही हों, ऐसे लोगों को आर्थिक आज़ादी, ऐसे लोगों को सामाजिक आज़ादी, तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे देश में हमको लगा कि मोदी जी ने इन पार्टियों को लाना, गठबंधन में लाना, उनकी आवाज़ को लोकसभा में पहुंचाना, ये प्राथमिकता है। इसलिए इस बार गठबंधन का दौर है। हमको लगता है कि जो आपने कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो गठबंधन अधिक से अधिक आज एनडीए के साथ है, ये हमको लगता है इसी मिशन का एक रूप है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार गठबंधन यूपी में, अगर यूपी की बात करें खासतौर पर, कितनी सीटें जीतेगा? अब सोच सकते हैं कि हमारी आबादी भी अच्छी खासी है, 18%। राजभर भाई की भी आबादी है, वो भी क्रिमिनल कास्ट घोषित है। निषाद भी क्रिमिनल कास्ट घोषित है। कुर्मी भी क्रिमिनल कास्ट घोषित है, क्योंकि यही ईख के खेतों में अंग्रेजों को बांध के मारते रहे।
छुपते रहे, उनके घरों में हमारे लोग छुपते रहे, उनको भी क्रिमिनल। ऐसी ढेर सारी जातियाँ, छोटे छोटे जो दल हैं। तो ऐसे में इनके लिए काम क्या हुआ है कि इनके पास खेती सब छीन लिया था, मकान छीन लिया था, कुछ नहीं था। तो कोरोना में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हालत हुई। किसी ने, भाई बड़े लोग भी परेशान थे, तो सबसे छोटा तो परेशान था जिसका हैंड टू माउथ था। तो मोदी जी ने जो व्यवस्था की इन लोगों को, तो ऐसे लोगों को और इनके नेताओं को भी सम्मान दिया मोदी। जैसे हमारे जैसे लोग वकील बनकर अगर मोदी जी के पास खड़े होकर इनकी समस्याओं का समाधान के लिए ज्ञापन दे सकते हैं। माननीय योगी जी हर हफ्ते पूछते हैं, अभी रात ही फोन आया था कि 31 तारीख को मेरठ में रैली में एनडीए के लोगों को पाऊँ। माननीय अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब। तो किसी भी समाज का विकास संभव तभी है जब सत्ता में रहने वाले शीर्ष नेतृत्व तक उसकी आवाज़ पहुँचे और आवाज़ के साथ उसकी समस्याओं के समाधान के लिए सिस्टम हो। तो आज जिसकी चिंता मोदी कर रहे हैं, तो उसकी चिंता, अगर मेरे समाज की चिंता योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं, तो हमारे समाज भी चिंता कर रहे हैं कि नहीं किसी तरीके जीत हो। तो उत्तर प्रदेश में अब देखिए, अब चूँकि संभावनाओं का राजनीति, तो संभावनाओं खेल है, जब तक जीत गिनती होकर आ ना जाए। वो आपने देखा होगा कि प्रत्याशी पर कभी कभी आ जाता है, कुछ ऐसी वहाँ के लोग प्रत्याशी समझाने में कामयाबी नहीं मिल पाती है, या कुछ र्यूमर उड़ गया है, तो दो एक सीटें ऐसी हो जाती हैं उन्हें। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का माहौल है 80 की 80 सीटों पर, वो मोदी जी के उस कार्य, वह जो गारंटी वाली गाड़ी है, जो योजनाएं हैं, जो धरातल पर पहुंचा है, जिसे भी कहते हैं ना कि जो करंट है वो नीचे है आज के दिन में, और हम वो लोग उस करंट को पहुंचाने में कामयाब भी रहे हैं। उसके वजह से 80 की 80 सीट पर हम लोग अच्छी दशा में लड़ रहे हैं और जीत की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए कि राजभर हो गए, जयंत चौधरी हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, ये तो सब अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक चर्चा ये भी थी कि आप थोड़ा सा नाराज थे बीजेपी से कि आपको क्यों भाई, आपको आपके सिंबल पे क्यों नहीं लड़ाया आपके बेटे को। निश्चित रूप से हम लोग परिवार के सदस्य हैं, चाहे राजभर जी हों, चाहे प्रिया जी हों, आरडी हो, हम लोग उसे सौभाग्यशाली मानते हैं और अच्छा है हम लोग उसे। जब हम बड़े भाई, मान लिए भारतीय जनता पार्टी को, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे भाई को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब किन परिस्थितियों में, क्योंकि प्रवीण जी पहले से भाजपा के सिंबल से लड़े थे, निषाद पार्टी के कैंडिडेट तब भी थे जब हम 2018 में गोरखपुर लड़े थे, 2019 में आए, लेकिन उस समय बहुत कम समय था, इसलिए हमें लड़ने के लिए मिला था। क्योंकि 8 सीट बची थी, 8 में हम कहीं हमारा बूथ गठन नहीं था, इसलिए नहीं लड़ पा रहे थे। तो लोगों ने सलाहकार किया कि नहीं, प्रवीण सिंह लड़ा। 5 साल थे, क्योंकि ये था कि अगर हमें लगा, उम्मीद की जिस तरीके से और लोगों को 2 सीटें मिली हैं, उसी तरीके से प्रवीण जी को तो मान लीजिए उन्होंने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी, उसने धन्यवाद तो मैं देता हूँ। लेकिन हमारे लोगों का, जैसे अन्य लोगों का, तो इस बात को हमने पहुंचा दिया है और उस पर विचार हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा प्रदेश भर अभी सीटें घोषणा हो गई, अभी बहुत कम सीटें बची हैं। तो हम तो 8 सीटें बची थी तब हम चुनाव लड़के आए, जीत लिए थे। अभी कितना उम्मीद कर रहे हैं और सीट आपको मिल लगता है कि हो उस पर चर्चा, देखिए भाजपा है, चर्चा के बाद भी निर्णय लेती है। अगर उनको लगता है कि देने से हमें काम, क्योंकि हम तो आवाज़ हैं अपने समाज का, हम तो अपने। तो आपने कोई सीट बताई कि इस सीट से चुनाव दिया था कि कोई भी जितनी भी और भी सीटें हमारे पास माहौल थे अभी, जो कि जैसे भदोही है हमारे पास बलिया है, हमारे पास गाजीपुर है, हमारे पास और भी जो बची सीटें हैं उसमें हमने तो उनसे कहा था कि हारी सीटें हमें दे दीजिएंगे, तभी हम जीत में बदल देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले बार 2022 में हमने 11 हारी हुई सीटें लिया था, 9 उसमें जीत कर दिया और 5 उनके सिंबल पर लिया था। तो ऐसे में हमें वो, चूँकि बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देने के लिए उनके पास बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ है। वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने समाज की नाराज़गी, अपने समाज का संदेश पहुंचाना हमारा प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता एक्चुअल में आरक्षण का है। हमारी प्राथमिकता है कि लेदरमैन, वाशरमैन, जो जिस तरीके से, तो फिशरमैन का भी मिलना चाहिए। उसमें पहल भी की हमारी सरकार ने। तो हमारा जो मुद्दा है मेन कि हमें आरक्षण पर विचार हो, और उसे, क्योंकि माननीय योगी जी पहले भी उठाते रहे सदन में मुद्दा, और उसको हमारे लोग हमेशा प्राथमिकता से उठाते रहे।
इतना है कि जब हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे तो ख़त्म हुआ, तो फिर जब जब हम लोगों ने रुख किया कि नहीं ये मामला दिल्ली का है, तो दिल्ली में जब हम लोगों ने इसके प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू किया तो पता चला कि भाई पब्लिक फाइल 74/50 और 74/4/50 ये पब्लिक फाइल है, जिसके आधार पर 1935 सेकेंड इंडिया एक्ट में 1935-36 में बनी थी। 1901 में जातिगत गणना हुई थी, 1941 में जातिगत जनगणना हुई थी, तो 1950 में तो देश आज़ाद हुआ, 51 में सरकार नहीं थी, तो ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जिस तरह से 1931-1941 की जनगणना है उसी को 1951 में मान लिया जाए। 61 में जनगणना हुई, हम 70 लाख थे, हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल के 1991 तक आते आते हमें 7,000 कर दिया। तो इस पर चर्चा हुई और पहली बार पिछली सरकारें तो कहती इन्हें शामिल किया जाए, लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज था शामिल करने का नहीं था। शामिल करने का मतलब गुमराह हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को शामिल करने का पावर नहीं है, पावर तो केंद्र को है। ऑलरेडी जब हम एक बार शामिल हैं, राष्ट्रपति ने हमें केवट मल्लाह को मझवार में गिनवा दिया, हम 70 लाख थे, तो जब एक बार राष्ट्रपति ने कह दिया नहीं केवट मल्लाह मझवार है, तो शामिल करने की क्या जरूरत, वो तो अलग विषय है। तो ये एक तरीका था कि उस पर माननीय योगी जी को पत्र लिखे 18 दिसंबर 2021 में और 20 में, और उसको आरजीआई ने, मतलब सरकार ने, माननीय योगी जी ने 20 तारीख को लिखा, और आरजीआई ने जो है उसे 1 महीने बाद वो 2021 में, मतलब इलेक्शन से पहले, 2022 के इलेक्शन से पहले जनवरी में 11 जनवरी को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, हमारे यहाँ सेंसस में 90 है। उस पर क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्रालय में मामला था, उस पर हो गया। तो मैंने अभी गृह मंत्री से मिला, मतलब उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला कि भाई जिस तरीके से उत्तराखंड में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से मझवार जाति नहीं मझवार जातियों का समूह है, और आरजीआई ने लिख के दे दिया, उसे जारी कर दिया जाए। तो प्राथमिकता हमारी सीट के साथ साथ, हमारे जीत के साथ साथ हमारी जो प्राथमिकता है वो हमारे समाज का आरक्षण है। अच्छा, आपकी निषाद के वोट बहुत बड़ी संख्या में हैं और आप उनके लिए काम भी करते हैं। आपको लगता है कि जो मंत्रालय आपको मिले हैं, इससे ज़्यादा मंत्रालय मिलने चाहिए ताकि और ज़्यादा काम कर सकें आप? देखिए, हम तो सौभाग्यशाली हैं जिस समुदाय का मैं जो है नेतृत्व करता था, उस समुदाय को कि पेशा, चूँकि मत्स्य का क्षेत्र हमारे समाज में, और पिछली सरकारों ने कोई एक पैसा भी नहीं देती रही, न तो कोई ध्यान देती रही। न मंत्रालय दिल्ली में अलग हुआ पहली बार, और मंत्रालय अलग हुआ और 26,000 करोड़ रुपया उसमें आया। जो देखा गया कि इस मत्स्य क्षेत्र में पूरे देश में, चूँकि ये निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल, हम नैफ जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, उसका हम लोग वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे लोग हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके माध्यम से हम लोग और प्रदेशों में घूमते रहे। तो ये पता चला कि 67 साल में कांग्रेस ने मछुआरों के ऊपर केवल 3,000 करोड़ खर्च किया पूरे देश के, और हमारी सरकार ने पूरे अभी 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया किया। तो नीतियों से किसी भी समाज का विकास होता है। तो इनके लिए नीतियां बनवाने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी है, इनके लिए बीमा है, इनके लिए अभी किसान क्रेडिट कार्ड, फिशरीज क्रेडिट कार्ड है कि कोई मत्स्य क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसको किसान बिना किसी गारंटी के 1,60,000 दिया सकता है। उसमें 7% जो ब्याज है उसमें 3% केंद्र सरकार देती है, और 4% हम अब देने जा रहे हैं मछुआ कल्याण को। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, और अभी हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। बेशक 1 साल से हम उसमें परेशान रहे, 4 बार से लैप्स कर गया था कि हम उसको लिखवाने में और खाता खुलवाने में और इसको शासनादेश जारी कराने में कामयाबी मिली, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ 5 महीना से डायरेक्टर नहीं था कोई, इसलिए उसकी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। डायरेक्टर का चार्ज 1 दिन पहले मिला, 15 तारीख को चार्ज भी लिया, और उसको अब 1 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद उसमें भी तमाम मकान आए थे, उनको पैसा रिलीज कर दिया, दवा के लिए रिलीज कर दिया हूँ, और उनके कम्युनिटीज हॉल के लिए था तो उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोलर लाइट, और शिक्षा के लिए है, कोचिंग के लिए है, मकान के लिए एकल आवास है, उनके लिए महिला बच्चियों की शादी के लिए है, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी 4.5 करोड़ रुपए का केस दिया है। तो ऐसे में इन लोगों को हम लोगों ने कि इनका विकास किसी भी तरीके से हो जाए, तो नीति बनाने का काम पहले हुए। तो नेता तो बहुत आते रहे, लेकिन नीति, और जिसकी आवाज़ सदन में और विधानसभा में, लोकसभा में उठ जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। इससे पहले तो कभी चर्चा ही नहीं होती थी। तो अब आगे नहीं, ये जातियाँ, इन जातियों के साथ अंग्रेज़ों मुगलों ने तो धोखा दिया ही, बहुत इनको सताया गया। पिछली सरकारों ने कोशिश कर, अब वर्तमान सरकार को जल्दी इस पर
पहल करनी चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी इनकी जो संवैधानिक सुरक्षा आरक्षण की व्यवस्था उसे लागू हो जाए। इसलिए हमेशा जब भी किसी से मिलते हैं आरक्षण की बात करते रहते हैं, और ये बड़ा लोगों को लगता कठिन है कि निषाद को दे देंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे हम मिल के आएंगे और लग के हम लिख देंगे कि मैं आरक्षण के विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, गृह मंत्री से मिला, प्रधानमंत्री से मिला, तो पता चला कि अनुसूचित मोर्चा भाजपा में लेदरमैन, वाशरमैन और तमाम उसमें हैं, और 133 सीटें हैं सांसद उसमें ज़्यादातर तो ये उत्तर प्रदेश में 20 सीट अनुसूचित जाति के। तो जो लोग ऑलरेडी इसके फ़ायदे ले रहे हैं उनको लगता है कि निषाद जुड़ जाएंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा। तो भाई जब तो वो होने नहीं देना चाहते तो इसलिए वो हम अकेले जाते हैं लड़ने के लिए, और वो कम से कम 20 में विरोध में चले जाते हैं अंदर से। तो इंटरनली बातचीत चल रही है सिस्टम से कि अब हम ओपन दिखे न टीवी चैनलों पर और सब में, अखबार में फ़ोटो न खींचा जाए, बल्कि हमारा पहल हो। इसी में हम कामयाब भी हो गए कि योगी जी ने लिखा आरजीआई को कि भाई दिशा निर्देश दीजिए। डॉक्टर संजय कहते हैं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, क्या मामला जल्दी दो। तो उन्होंने पहली बार है आरजीआई ने लिखा कि नहीं केवट मल्ला। तो आप मतलब तो ये हम चल रहा है अंदर अंदर। निषादों के लिए आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, तभी तो आपको कहा जाता है गॉड फादर ऑफ फिशरमैन। वो एक्चुअल और इसीलिए लोग आपकी पूजा भी करते हैं। कोरोना में एक्चुअल में बहुत लोग नहीं, हमने तो कुछ तस्वीरें हमने देखी, वीडियो देखी, आपकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। देखिए भक्ति में शक्ति होती है, और शक्ति बिना किसी, देखिए तो इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से जागृति होती है, और जागृति से सोच बदलती है, और सोच से संगठन बनता है, और संगठन में शक्ति होती है, और सत्ता में परिवर्तन होता है। तो इनका एक गौरवशाली इतिहास जब मैं निषाद राज किले पर ले जाके बताया कि कभी भगवान राम त्रेता में आए, उनको सबसे पहला दर्शन निषाद राज ने किया, गले लगाया, रात्रि विश्राम किया, गंगा पार उतारा, सेना दिया, दुख का राज खत्म किया। भगवान राम ने सबसे पहले अपने कैबिनेट में अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाया। तो ये चीज़ें जब वो देखते हैं कि भाई हमारा खून, भाई नाक कान गला माँ बाप का है, चेहरा माँ बाप का है, खून तो माँ बाप का है, तो पिछले खून निषाद राज का खून अगर आपके अंदर निषाद राज वंशज हो तो आपकी सोच बदल जाओ। तो पहले केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार माथम तुरहा, ये अपने और छोटी जात के रूप में कफन में दफन होते थे, लेकिन जब निषाद राज के किले पे जाते हैं, चंदन लगा के आते हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब वो जंगल से मंगल हो गया है, 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लग गई है, मेला लगता है हर साल। अभी 13 अप्रैल को अब जयंती है, मेला लगे हर साल। नवमी में, पंचमी को में निषाद राज के जन्मोत्सव समारोह में लाखों लोग आते हैं, इस बार और लोग आएंगे। तो अभी सबसे वहाँ भी पूजा होगी आपकी, फिर आपकी आरती उतरेगी। निषाद राज की पूजा करते हैं अब, चूँकि उनके कहने मतलब कि आपने हमारा दर्शन कराया है, इसलिए हमारे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि गुरु के रूप में देखते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई जो अंधेरे से उजाले के तरफ ले जाए, गु मतलब अंधेरा, गुरु के नाते आपकी पूजा। गुरु के नाते वो अपने हिसाब से, अब उसके बारे में भी बता पाएंगे, लेकिन हम अपनी पूजा कुछ नहीं कराते। आप लोग खुशी में कर देते हैं, अपने करते रहते हैं। अच्छा, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, तो लोग उसमें डांस कर रहे थे, आप तो लोग ये भी कह रहे थे कि मांग उठी कि सीएम बना दो, सीएम बना दो। आपकी इच्छा है सीएम बनने की? देखिए हमारे लोगों की इच्छा है, हमारी इच्छा तो है कि हमारे समाज को उचित सम्मान, उचित भागीदारी, उचित जो है विकास की मुख्यधारा में जगह मिले, और उनके भी बच्चे IAS PCS बने, उनके भी लोग भी राजनीतिक भागीदारी हो, उनके भी लोग भी निषाद राज के वंशज के रूप में, जिस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया निषाद राज को, तो एक उचित सम्मान भगवान राम ने निषाद राज को दिया था। तो मैं उसी सम्मान को दिलाने के लिए मैं मतलब इसलिए काम कर रहा हूँ। अब जनता की इच्छा, उनका ये कहना है कि जिसकी कम संख्या है वो अगर बन सकते उप मुख्यमंत्री। आपका भी तो कोई सपना होगा कि हमारा सपना तो मैंने सपने में ही कहा कि हमने जब किताब पाया और उनके मुद्दे को देखा आपने, तो हमेशा उनके जो संवैधानिक आरक्षण का मुद्दा है मझवार का, कि यह उनका इनाम है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया है, अंग्रेज़ों को मार कर भगाया है, अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा है। तो संविधान में बिना कानून से उजड़े लोगों को कानून से ही बसा सकते हैं। तो संविधान में जगह है कि लेदरमैन वाशरमैन को मिल सकता है, तो फिशरमैन क्यों फिसल जाएगा? क्योंकि अच्छा, जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो परिवारवाद का विरोध करते हैं एक तरह से, और लेकिन जो संजय निषाद हैं उन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है, तो फिर वो कैसे निषाद जो है उनकी सेवा करेंगे? हमारे लोग डिसाइड करते हैं। अब देखो, अभी निषाद प्रवीण जी लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोगों को जाकर लड़ा रहे हैं। आखिर लड़ा इसलिए कि वह उनके पसंद है, क्योंकि किसी भी पार्टी में व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। हम नेतृत्व करता भले हैं, लेकिन हमारी टीम हमारी है, तो हमारी जो कोर कमेटी वो निर्णय लेती है। आज के दिन में जो मेरा परिवार है वो संघर्षों का परिवार है,
आपने इतिहास देखा होगा तो हम जब भी रैली करते हैं या धरना देते हैं तो हमारे लोग, मेरा परिवार, मैडम, मेरे बच्चे, सब लोग सड़क पर होते हैं गोली खाना। तो 2007 में 2015 में 7 जून 2015 को जो रेल आंदोलन हुआ था तो गोली चली, तो उसमें एक मेरा भाई मारा गया। आपके सगे भाई? नहीं नहीं, वो अखिलेश निषाद मारा गया। मतलब भाई का मतलब मेरे खून का। अच्छा, रिश्तेदार आप? 50,000 लोग आए, उसमें एक भाई मारा गया इटावा का। तो जब मारा गया तो उसको पुलिस ने गिराते हुए ले गई, इलाज नहीं कराई और अंतोगत्वा हो गया और पकड़े गए 37 लोग और फर्जी मुकदमा 302 का हम लोगों पर लगा दिया उस जमाने। उस तत्कालीन सरकार सपा की थी। अधिकारियों की, अधिकारियों, वही कहते ना कि अधिकारी जो चाहे सरकार बना दें चाहे बिगाड़ दें, और उस समय अधिकारियों ने फर्जी मुकदमा 302 का कट्टा दिखा दिया। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर थे हमारे ऊपर भी, इनके ललकार उन्होंने मरवा दिया। बाद में पोस्टमार्टम में आया, चल रहा मुकदमा। उस दिन आया कि नहीं, अब अपने बेटे को आगे रखो, कफन बांध कर। मैंने तय किया लोगों को लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो जितने भी आंदोलन थे, उसके बाद भी आंदोलन हुए, ऐसा नहीं कि वो अंतिम आंदोलन था। उसके बाद और आंदोलन हुआ देश भर में। तो सबसे पहले आगे जाते थे और कहते मैं आपको जाना होगा, अगली गोली खाने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। गोरखपुर में आंदोलन हुआ, बहुत बार आंदोलन हुआ। तो कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ। तो वो संघर्षों के परिवार हैं। 13 किताबें लिखी। 13 किताब लिखने में इंजीनियर प्रवीण निषाद का साथ है। त्याग, नौकरी छोड़ के आए, वो इंजीनियर थे। तो किसी भी पार्टी को खड़ा बड़ा करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती थी। तो हमारे पढ़े लिखे लोग कम हैं भी, तो दूसरी पार्टियों के प्रेशर में उनका कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं था। तो कौन आएगा अपनी नौकरी गंवा के आए कि हम अपनी नौकरी गंवाएंगे। तो नौकरी छुड़वाने के लिए या तो कांसीराम ने अपने कैडर से छुड़वाया, तो मैंने तो अपने घर का, हम कहे भी तुम अपने घर की नौकरी छुड़वाओ पहले, तब हम दूसरे को कहेंगे तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ। तो इंजीनियर प्रोफेशनल नौकरी छोड़ के आए, किताब लिखने में मदद की, गाड़ी चलाते रहे, प्रदेश भर में चलते रहे आवाज़। तो लोगों की पसंद बने प्रवीण जी। और किसी भी चुनाव जीतने के लिए, ठीक है, लड़ाना अलग मामला है। 2017 मैंने लड़ाया था, तो अपने बेटे को नहीं लड़ाया था, मैं लड़ा था। तो 17 में मैं 40,000 वोट पाए, मैं भी हार गया। और जितने भी निषाद लड़े थे उसमें 70 सीट में हमको लगता 17 निषाद लड़े थे। कोई किसी को 2,000 5,000 वोट से ज़्यादा नहीं मिला। तो अगर हम किसी को लड़ा देंगे तो 10,000 वोट पा जाएगा, 10,000 तो जीत नहीं पाएगा ना। तो किसी को पता चला कि जीतने के लिए प्रोफाइल चाहिए। प्रोफाइल इंजीनियर प्रवीण निषाद हमारे प्रभारी रहे, किताब लिखने में रहे, इंजीनियर रहे, नौकरी छोड़ के आंदोलन करते रहे। पर्सनालिटी डॉक्टर संजय के बेटे हैं। एक तो होता कि मैं डॉक्टर था, तो डॉक्टर होने के नाते मेरे पास मरीज थे, मेरे पास मरीजों का रोगी मतलब था, और मैं आंदोलन करता रहा तो सबके साथ रहा। तो प्रोफाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए। पब्लिसिटी में किसका पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी चाहिए। फिर जो है पार्टी चाहिए, पार्टी जब सब मिल गया। दूसरी बात आपने देखा, ये कैसे आरोप लगा सकते हैं। पहले एक सीट मिली थी तो प्रवीण निषाद को जिताया गया था, है। उस समय 5 पार्टियों ने मिलकर लड़ा, और वो ये था कि कैंडिडेट आपके पार्टी का होगा और जीतने, वो तो हमें लड़ाने के चल रहा था। हमने कहा नहीं। आपने देखा 2022 में हमें 15 सीटें मिली, उसमें से हम 5 सीटें निषाद को लड़ाने लेके आए थे। हमने, आपने देखा पवित्र रंजन निषाद को लड़ाया, जितवाया। संत का वहाँ का नाम है इलाहाबाद में, वो भी ऐतिहासिक सीट थी करछना। उनको सब भाजपा दे नहीं रही थी, मैं अपने कोटे से लेकर उनको दिलवा, भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे रही थी, आपको सबको पता होगा। हाँ, तो लेकिन मैं अपने कोटे से लेकर दिया कि वो कोऑर्डिनेटर है। साथ में हमें दूसरा विनोद बिंद जो है सपा में थे, उनको सपा ने टिकट ख़त्म कर दिया था, मैं लेके आया। मेरे पास कोई तो भेदभाव नहीं है। तो एक दूसरा बेटा प्रवीण सरवन जी, हमारे प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा का, तो वो भी नौकरी छुड़वा दिया था 2 साल पहले हमारे कार्यकर्ताओं को। वो सिविल इंजीनियर था, हमें 2 साल बाद पता चला कि वो नौकरी छोड़ चुका है। आप सोचिए कितना गुप्त हमारे यहाँ काम करते लड़ते हैं। हमें बाद में पता चला तो लोगों ने कहा नहीं, हमारी जो सीट थी वहाँ से लड़ जाए, हम नहीं लड़ेंगे। तो ये वो परिवार हमारे संघर्षों का परिवार है हमारे लिए। अब जैसे मौका मिल रहा है, देखो निषाद, अब दूसरे बाहर से निषाद आके लड़ा है। अब हम अपनी पार्टी के लोगों को अवसर है, अभी हमने दे रखा है अपने 12 लोगों का नाम, कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उसमें हमारे घर का किसी का नाम नहीं है, कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं, मेन बॉडी का संगठन का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद IT का, ये जितने हमारे अध्यक्ष हैं, पहले इनको उनको कोई राज्य मंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, ये निगम का चेयरमैन बनाया जाए,
और अवसर आने पर एमएलसी उन्हीं को बनाया जाए। फिर हमारे कुछ महासचिव भी बहुत पहले से हैं। तो ये जो अवसर मिलेगा, अभी तो एक सीट का अवसर मिला, हो गया। दूसरा वो आया था वहाँ जो आए वो फिर बाकी लोगों को करेंगे निश्चित जब रूप अवसर से मिलेगा। जैसे अवसर मिला तो हमने दूसरे निषाद को, ये आरोप लगाना विरोधियों का कि परिवार में सबको जिता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि परिवार के लोग उस लायक, जीतने लायक थे। हम कई लोगों के यहाँ लेके गए, लड़ जाइए आप, लेकिन वो सपा छोड़ के आने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमें दूसरे को लड़ाना पड़ा। कैसे कहा जा सकता है? हमारे समाज को पता है कि किसके किसके पास गए थे। हम तो कहे थे कि ये भी फार्म हम लेके आए हैं, लीजिए जाके लड़िए। कटहरी लड़ा रहे थे, हम खड्डा लड़ा रहे थे, नहीं लड़े तो हमको दूसरे को देना पड़ा। तो ये तो चीज़ कहता है, हम किसको हारने के लिए तो नहीं लड़ेंगे ना, जीतने के लिए लड़ेंगे। तो आज भी मैं बार मैं पहले से कहा था कि लोकसभा में जिसे लड़ना हो 1 साल पहले आए, तैयारी करें। प्रवीण जी तो हैं ही है ना, आए तैयारी करें, हम उसके लिए वकालत करेंगे प्रधानमंत्री तक। तो कोई नहीं तैयारी किया कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी वकालत कर दी हम निषाद पार्टी में। फिर मैं कह रहा हूँ 2000 अभी भी जो सीट मिलती है और कोई निषाद लड़ना चाहता है उसे हम निषाद, अगर भारतीय जनता पार्टी तय करती निषाद लड़ाना तो कोई भी निषाद लड़ता तो उसकी लड़ा दें, हम लड़ा देंगे। कोई हम, और पूछ लीजिए किसी जो लड़े हैं 1 पैसे का चाय भी नहीं पिए होंगे। अब जो भी लड़े हैं उनको हमने पैसा सहयोग करके लड़ा के जितवा के लाए विधानसभा में, और आगे भी जारी रहेगा सहयोग। आपने तो निषाद के अलावा भी टिकट दिए हैं। निश्चित रूप से हमने दिया है कि हमने एक महिला को दिया है, हमारे पास 4 ठाकुर को दिया था, 3 हार गए और 1 ठाकुर जीते। हमारे पास ब्राह्मण थे, 1 ब्राह्मण हार गए, बाकी ब्राह्मण जीत गए। हमने ऐतिहासिक जीत दी है और सब नई जीते दिए हैं। तो ये ऐसा नहीं कह सकते हम दूसरे कि निषाद पार्टी बनी निषादों के लिए, लेकिन निषादों को भी लड़ाने की प्राथमिकता, अगर हम 15 सीट में 5 सीटें निषाद लड़ा रहे थे तो बहुत बड़ी बात है, और उसमें 3 ही आए, 2 नहीं आए। तो एक तो बेटा था, तो चार दूसरे लोग लड़ते, 2 लड़े तो 2 दूसरे उसमें पंडित जी आ गए। तो मेरे कहने का मतलब कि ये है कि हम लोग, हमारे पूरे परिवार के लोग इसमें लगे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए गोरखपुर में किचन है, लखनऊ में है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। सब अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब कार्यकर्ता हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अब वो जीत के समीकरण वाले धीरे धीरे लाए जा रहे हैं, उनको आगे दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी पिछले दिनों आपकी सुरक्षा में चूक हुई थी, अभी एक घटना हो गई थी। अभी जो बागी विधायक कहेंगे समाजवादी पार्टी के, उनको सबको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, तो आपको नहीं लगता आपको भी मिलनी चाहिए वाई श्रेणी की सुरक्षा? देखिए, मैं कई बार तो मांग कर रखा, हमें वाई मिला हुआ है। नहीं, सेंट्रल की वाई की बात कर रहा हूँ मैं। हमें सेंट्रल के वहाँ भी दे रखा हूँ। अब मैं तो पहले भी कहता कि हमारे यहाँ निषाद नेता जितने आए, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत आए, धनीराम वर्मा आए, रघुवर दयाल वर्मा आए, मनोहर लाल निषाद आए, जयपाल कश्यप आए, झूरी बिंद आए, हमारे फूलन देवी, ये सारे नेता बारी बारी करके मारे गए। और कैसे मारे गए, कोई एक्सीडेंट में, कोई जहर में, कोई उनके साथ मिस हैपनिंग में। हमारे साथ भी कई बार 2-3 बार हो चुका है, कोई गाड़ी घुस जाती है, कोई बस घुस जाता है, कभी ऐसे होती है। तो अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई, हम छोटे भाई के रूप में हमेशा रहेंगे, हम लोग मर्यादित हैं। अगर मर्यादित में रहने वाले व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो सज़ा भी सहने के लिए तैयार हैं। 14 बरस तो भगवान राम ने रखा। नहीं तो आप तो डिमांड कीजिए ना, आपके तो अभी गृह मैंने मंत्री जी बात से कर रखी अच्छी बात होती है, अच्छे संबंध है मैंने आपके अभी तो। माननीय मुख्यमंत्री से मिला था परसों, हमने कहा मेरी सुरक्षा को बढ़वा दीजिए, करवाइए। दिल्ली में मैंने मैसेज डाल रखा, देखो कब करते हैं। अब बाकी सरकारें हैं, कैसे सोच के किसके साथ व्यवहार करते हैं, हम दूसरे को देख कर नहीं कुछ सोचते हैं, हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। और हमारे जो समाज है वो निचले पावदान पर, जो जिन परिस्थितियों में नदियों किनारे है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोसों दूर है, उसकी समृद्धि की। अब किसी भी समाज को 4 चीज़ें चाहिए, उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो ये केवटा मल्लाहवा बिंदुवा कश्यप कहरा ध्युरा एक बार बता, रेट ऐसे मारनी होती थी। और जो ही चाहता था, मैं जेल में बंद था, तो मैंने कई लोग मिलने आए, हमें निषाद नेता था ही, मैंने अरे कहा भैया मैं ससुराल जा रहा था, मैं बहन के यहाँ जा रहा था, नानी के यहाँ जा रहा था, हमें उठा के बंद कर दिया। हमें कोई अपराध पता ही नहीं, हम किसी अपराध में आज तक जमानत हुई 10 साल बाद, कितने लोग जमानत कराए। मेरे कहने मतलब कि जिसकी सरकार होती थी उसके लोग जेल से छूट जाते थे, मतलब थाने से, और उनके जगह पर अखबारबाजी हो गई तो दूसरे को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। मतलब क्या आज अब कम से कम किसी हिम्मत नहीं होती है कि निषाद के ऊपर फर्जी केस लगा दें। हम खुद फर्जी केस 302 का मूल्य बना दिया। देखे, गोली 50,000 लोगों के बीच में गोली चली थी, पुलिस ने गोली चलाई थी, और उल्टे कट्टा लगा तो हमारे। आप अपने क्षेत्र में जाके कहते नहीं कि बता देना निषाद पार्टी के, जैसे राजभर बोलते हैं कि पीला गमछा डाल के चले जाना थाने में? देखिए, आज के दिन में लोकतंत्र में वोट बंदूक से ज़्यादा ताकत बटन में है।
आज के दिन में। आज बंदूक से ताकत बटन में है। वो बटन ईवीएम मशीन नहीं है। ई फॉर इम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी, वो हम कहते हैं उसको, कि जिसका ईवीएम मशीन में बटन होगा तो वो उसकी होगी। हमको लगता है इसीलिए हमारे इतने प्रचार करने के नाते अभी इस बार ईवीएम में हमारा भोजन भरी थाली नहीं लगने दे रहे हैं लोग, लग रहा है कुछ लोग, कि अगर इसके पास भी ईवीएम मशीन में आ जाएगा तो इनको भी नौकरी में दिल्ली मिलने लगेगा, इनको भी दिल्ली से ज़्यादा बजट आने लगेगा। हैं, ई फॉर इम्प्लाई ईवीएम है, ई फॉर इम्प्लाई, वी फॉर बिला, मतलब वैसे भी नहीं कुछ है तब भी मैंने बजट ला दिया है अपने समाज के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी उत्तर प्रदेश में देखिए 400 करोड़ रुपया हुआ है। 40% यहाँ, 60% दिल्ली से आता है। फिर अभी 200 करोड़ रुपए की हमने फिश पार्क मंडी है। आज के दिन में इनके लिए 25 करोड़ 20 लाख इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जा रहा फार्म। क्योंकि हम प्रोपोगंडा नहीं रखते हैं कि हम किसी की मदद करें, उससे हम राजनीति में फ़ोटो खिंचाएँ कि मैंने इसको इलाज के पैसा दे दिया, इसको मकान बना दिया। वो भाई एक तो दर्द है, एक तो उसकी गरीबी का उपहास हम बनाएं, तो गरीबी जिसने पैदा किया वो जाने। तो आज के दिन में हम इस चीज़ से, हमने ईवीएम मशीन में अगर 15 सीट लिया और 11 जीता तो उसकी देन है कि आज के दिन में नीति बन रही है, और जो चाहेंगे वो अभी आगे भी नीति बनेगी। तो ये हम इसमें जो सुरक्षा है, हम चाहेंगे हमारी सुरक्षा बढ़ाए, हमारे लोगों की मांग है कि सुरक्षा बढ़े, और कहीं कुछ हो जाएगा तो भाजपा के लिए लोग चिट्ठी लिखिए, फिर से चिट्ठी लिखिए कि सेंट्रल सुरक्षा दे। चिट्ठी लिखा है, अभी उसे रिमाइंड कराऊंगा। अभी मैं गया था, मिल के आया था नड्डा साहब को कि हमारी सुरक्षा कर दीजिएगा, तो उन्होंने आश्वस्त किया था। इलेक्शन में थोड़ा व्यस्त हैं, तब किन परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, और पार्टी छोड़ के आए होंगे। हम तो पार्टी खड़ा बढ़ा के, हमारे पास खुद ही बहुत बड़ी सेना है निषाद राज की। हमने बता दिया ना कि अब बंदूक वाला ताकत ख़त्म है, बटन वाला, वो जिसे हमारे समाज के लोग चाहते हैं उसे उसका बटन छूना बंद कर दे तो इसे हार जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप अखिलेश यादव के साथ भी रहे, उनके साथ दिक्कत क्या है? उनके जितने गठबंधन के साथी होते हैं, एक ना एक दिन छोड़ छोड़ के उनको चले जाते हैं। अब वो उसके बारे में तो ज़्यादातर वही बता सकते। नहीं, आप रहे हैं ना, आप तो साथी रहे उनके। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमेशा जो कृष्ण जैसे सलाहकार थे जब पांडव के साथ, तब उन्होंने महाभारत जीता था। और जब शकुनी मामा जैसे सलाहकार थे तो आप देखे होंगे कि कौरवों की संख्या बहुत अधिक थी। तो हमेशा सलाहकार सफल व्यक्ति हो, चुनाव जीता हो, चुनाव लड़के, मतलब अखिलेश यादव के सलाहकार गड़बड़ है, आपको दर्द लगता है? को, जो जिस उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी बनी थी, उस उद्देश्य की पूर्ति में उस सलाहकार का कोई योगदान हो, जो गांव से जुड़ा हुआ हो, गांव को उन शोषित वंचित पिछड़ों की राजनीति करके उनको जीत के आया हो, उनकी आवाज़ उठाया हो, उन्हें कानून बनवाया हो, उसके लिए लड़के लाया। तो ऐसे हमको लगता है कि निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो अगल बगल रहने वाले लोग हैं उनको उनके सलाह की वजह से। तो आप तो रहे उनके साथ, कौन शकुनी है कौन उनके यहाँ? नहीं, हमें ऐसा नहीं कह सकते। हमारे पास आज के दिन में जैसे आए आए मैं पहले भी कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, अपनी टीआरपी बढ़ा के चले गए, तो आए अपना और नुकसानी करके गए कुछ ना कुछ। भाई आपके यहाँ आपकी पार्टी है, मैं तो पहले बताऊँगा कि भाड़े के जो पहलवान हैं वो भाड़ा लेंगे, काम करेंगे। अखाड़े के पहलवान इस समय भाजपा में कम हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है सभी लोगों के, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का जो गठबंधन धर्म है, भारतीय जनता पार्टी बढ़िया से निभाना चाहती है, जानती है। इसीलिए लंबे समय तक 25 साल का एक इतिहास रहा है, और सभी किसी भी जाति किसी धर्म के जो मुद्दे हैं मोदी जी दूर कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ सम्मान जब बढ़ रहा तो निश्चित रूप से छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे हैं, वो घूम के यहीं आ रहे हैं, या तो फिर शांत होकर घर बैठ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना चाहती, इसलिए यहाँ आ रहे हैं, और वहाँ लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा इसलिए। अच्छा, अभी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर कभी टिप्पणी करते हैं, कभी मंदिर को लेकर टिप्पणी करते हैं, और आप आपत्तिजनक टिप्पणियाँ होती हैं। आप कैसे देखते हैं? उचित नहीं है। वो समय रहा होगा जब आप आमसे में रहे होंगे, लेकिन वो समय बदल गया। अब दुनिया टेक्नोलॉजी की आ गई है। आपकी ज़ुबान को मोबाइल में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर टिप हो जाता, वो चलेगा आपका। तो वो चूँकि अब किसी एक बिरादरी से वोट नहीं कर सकते हैं, और किसी को ठेस पहुंचा के वोट लेना या कोई काम करना वो सफल नहीं होता। चूँकि सहयोग सबका चाहिए, और सबका सम्मान करेंगे तभी सम्मान प्राप्त करेंगे। तो राजनीति में कहते हैं ना कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। और वोटर जो है
जो है वो जब राजनीतिक बटन दबाए और जब हमें वोटर जो है हमारा ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, तो उस वोटर ही तो समर्थक है धर्म का। अभी वोटर जितने हैं वही धर्म के समर्थक हैं। तो ऐसे समर्थकों को हम कष्ट देकर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि उनको इस तरह के वाणी पर उन्हें रोक लगना चाहिए और जो सब लोग पसंद करते हैं वो बात। राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में उसका काफी असर पड़ेगा? देखिए, राम मंदिर तो एक अ, संकल्प था। संकल्प पत्र में जो जो थी वो था कि लोग कहते थे कि विपक्ष का एक नारा था कि भाजपा कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो विपक्ष की भी आवाज़ थी ना उसको, वो कि आए भाई हम राम मंदिर राम के पास आएंगे हैं, संकल्प लेके जाएंगे हैं, और राम मंदिर बनाएंगे हैं, और तारीख बताएंगे और उद्घाटन करके भी प्राण प्रतिष्ठा करके लोगों को वादा निभाएंगे। ये मोदी जी ने करके दिखाया। तो वादा जो था जनता जो चाहती थी जनता भावनाओं का वो पूरा करना प्राथमिकता थी। जो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, ये यहाँ के जो लोगों की आस्था या सोच थी उसमें। और निषाद, अब बताइए, भगवान राम के साथ साथ वो एक परंपरा है निषाद राज का भी मूर्ति लगना, निषाद राज अतिथि भवन बनना, माता शबरी का। तो ये मतलब एक इतिहास को कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास जो होती है राजनीति की माँ होती है। तो इतिहास को अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन सी राजनीति करेंगे। तो ये भारत का इतिहास रहा है। अब किसी को नष्ट कर दिया हो तो झगड़े तो ख़त्म होने चाहिए ना। अब अगर राम मंदिर बन रहा, मुसलमान भी ईंटा देख बना रहा सोने चांदी का, तो कौन सा गलत हो रहा। और आराम से देखिए कहीं है तो पहले और अब में बहुत अंतर है ना। न्यायालय भी चूँकि तो आप लोग तो दर्शन करके आए आए हैं, निश्चित रूप से दर्शन हम लोग तो सौभाग्यशाली कैसा हैं लगा मंदिर कि राम मंदिर के और मंदिर की मूर्ति? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गया था। और जब मोदी जी ने भाषण दिया और भगवान राम के साथ उनके परम मित्र निषाद राज का जिक्र किया, 1 मिनट का जो उनके भाषण थे, तो हम तो अभिभूत थे। और सारे जितने देख रहे थे कि डॉक्टर संजय के आने के बाद कि एक निषाद राज का भी एक उसमें श्रृंगेरपुर धाम जो स्वर्ग भूमि है वो आज के दिन में जुड़ा। और पहले भी लोग भाषण देते थे राम पर, लेकिन निषाद राज तो हम नहीं आते थे। लेकिन अब देख रहे हैं उसकी दर्शन भी किया और उस चीज़ को आप कभी शब्दों से बयान नहीं कर सकते जो चीज़ें अभिभूत हैं। आज के दिन में जिस तरीके से पर्यटक के रूप में लोगों के दिलों पर किस तरीके से लोग धक्का खा के जाते थे, कितनी बड़ी आस्था थी, लोग कितने खून खराबे हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, आज के दिन में वो सब के लिए वो मंदिर कितना आस्था का केंद्र बना है आज के दिन में। मतलब इसी से सोच सकते हैं कि मतलब दिल्ली सदन से लेकर गांव के गरीब के दरवाजे तक मोदी जी का एक पहुँचा है। एक माझी के घर जाके चाय पीना, निषाद के घर, उसके प्रधानमंत्री आवास देना, एक उसको एक उज्ज्वला भविष्य गैस कनेक्शन हो, इलाज के लिए नहीं हो तो प्रधानमंत्री मतलब वो क्या नाम आयुष्मान भारत कार्ड हो। हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष में किसी के पास आयुष्मान भारत कार्ड न हो तो हम मछुआ कल्याण कोष से। ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि पिछली अंग्रेज़ों मुग़लों ने तो इनको उपेक्षित रखा था, पिछली सरकारों ने भी इनको उपेक्षित रखा, न मकान दिया, न इनको रोज़गार दिया, न इलाज की व्यवस्था की। तो ऐसे जितने उपेक्षित समुदाय हैं, ये देन है कि हम लोग उस उपेक्षित समुदाय को जो निर्बल थे उन्हें सबल बनाने के लिए पार्टी बनाई, इनकी आवाज़ बनकर मोदी तक पहुँचाया। और मोदी जी आज चिंता कर रहे हैं तो हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सीट मिलना और गौरवान्वित हो, लेकिन जो आज के दिन में जो जीत मिलती है, और जीत करके मोदी जी से 39 पार्टियाँ के साथ डॉक्टर संजय भी बैठे, 39 पार्टियों ने तय किया कि नहीं मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, उनके फिर से प्रधानमंत्री बनाना। उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अर्थव्यवस्था को हम तीसरे नंबर। तो तीसरी बार बन रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको लग रहा है? प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि अभी कोई और है नहीं लड़ाई में। अब वो तो और आसान है। पहले तो 300 पार था, एनडीए सरकार था। अब तो जैसे जैसे काम जो तो अब तो नारा बीजेपी लगाती 400 पार, 400 पार। एनडीए सरकार 303 तो पहले भी थे, तो 330 था, तो 70-72 सीटें तो सेकंड पोजीशन दी, तो रनर वो भी हो जाएगा। और जो हमारे पास तमाम गठबंधन दल आए हैं उनके वजह से वो सेकंड पोजीशन पर थे। अब जब खुद ही आ गए तो वो तो सेकंड वाला भी, रनर वाला भी तो जीतेंगे और सहयोगी भी जीतेंगे। सहयोगी 400 पार एनडीए सरकार को।
चलिए संजय जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है और जो उनके बेटे हैं वो अपनी काबिलियत के बल पर वहाँ तक पहुँचे हैं ताकि उनको सांसदी का टिकट मिले, और वो सांसदी का टिकट मिला और उन्होंने वो सीट जीती, चाहे वो विधायक की बात हो। और दूसरी बात कि संजय निषाद का ये भी कहना है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार आ रही है, क्योंकि जो गठबंधन है, जो 39 दलों का गठबंधन बना है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नमस्कार।